2 जनवरी 2025 सुबह 9:30 बजे छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में रहने वाले चंद्राकर परिवार के बड़े बेटे युकेश जब अपने छोटे भाई मुकेश चंद्राकर को कॉल करते हैं तो उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। वैसे तो मुकेश के फोन का स्विच ऑफ आना एक आम बात थी, क्योंकि वो पेशे से पत्रकार थे और अक्सर अपना फोन रिपोर्टिंग के दौरान स्विच ऑफ कर लेते थे, या फिर कभी कभी बस्तर के जंगलों की तरफ जाने पर उनके मोबाइल का नेटवर्क चला जाता था। वैसे भी पिछले ही दिनों यानी 1 तारीख को दोनों की आपस में मुलाकात हुई थी, इसलिए उन्हें लगा कि शायद न्यू ईयर सेलिब्रेट करने कहीं चले गए होंगे। यही वजह थी कि वो फोन स्विच ऑफ करने पर इतने परेशान नहीं हुए। लेकिन आधा दिन बीत जाने पर भी जब मुकेश का ना कोई फोन आया और ना ही वह घर लौटे तो युकेश को फिक्र होने लगी। बस्तर एक नक्सली प्रभावित जिला है, इसलिए वहां कब क्या हो जाए इसका डर हर किसी को सताता है। इसलिए युकेश सभी परिचित को फोन कर मुकेश के बारे में पता करना शुरू करते हैं। मुकेश अपने जर्नलिज्म की वजह से बस्तर का जाना माना नाम थे, इसलिए युकेश को लगा कि किसी न किसी ने तो उन्हें कहीं जाते हुए देखा होगा। लेकिन वहां मुकेश के बारे में किसी को कोई खबर नहीं मिली। शाम ढल गई थी और मुकेश अभी भी लापता थे। मामले की सीरियसनेस को देखते हुए युकेश ने मुकेश की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाने में 8 बजे के करीब दर्ज करवाई। पुलिस की टीम रवाना हुई और अलग अलग जगह पर मुकेश को ढूंढा जाने लगा। गूगल ऐप से एक्टिव लोकेशन निकाली तो वह थी 1 तारीख की रात को बीजापुर शहर के चट्टाना पार बस्ती के इस फार्म हाउस के पास में। देर रात को पुलिस की टीम वहां पहुंची और इस फार्म हाउस के एक एक रूम की तलाशी ली, पर मुकेश वहां भी नहीं मिले। पुलिस की टीम हर जगह पर मुकेश की तलाश कर रही थी, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। मुकेश को जानने वाले दोस्त यार सभी लोग रात भर उसकी खोज में लगे रहे। घड़ी की सुइयां भाग रही थी, रात गुजर गई, सवेरा भी हो गया, लेकिन मुकेश की कोई खबर नहीं मिली। मुकेश के दिल में बढ़ती बेचैनी जब बेकाबू हो गई तो उन्होंने मुकेश के YouTube चैनल बस्तर जंक्शन पर लाइव जाकर लोगों से मदद की। मेरे भाई ने यहाँ पर बहुत लोगों की मदद की। आप प्लीज प्लीज मैं आप सभी से एक निवेदन कर रहा हूँ, मेरा बच्चा मेरे को चाहिए। बहुत से लोग इसके पीछे नक्सलवाद का हाथ मान रहे थे, क्योंकि मुकेश जिस तरह के बेबाक जर्नलिस्ट थे उनकी जान को खतरा था। YouTube 3 फुटेज चेक करने पर भी मुकेश का कोई सुराग नहीं मिल रहा था, लेकिन युकेश के दिमाग में कहीं ना कहीं वो फार्म हाउस वाली लोकेशन खटक रही थी। इसलिए उन्होंने कई पत्रकारों के साथ मिलकर पुलिस पर दिन के वक्त फिर से उसी फार्म हाउस में जांच करने का दबाव बनाया। आखिरकार पत्रकारों का एक ग्रुप पुलिस की टीम के साथ उसी फार्म हाउस पहुंचा जहां की लास्ट लोकेशन मिली थी गूगल से। फार्म हाउस की दोबारा छानबीन शुरू हुई, लेकिन इस बार सभी को दिन की रोशनी में कुछ ऐसा दिखा जो रात के अंधेरे में नजरों से बच गया था, और वह था फार्म हाउस का सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक होता है जो वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए बनाया जाता है। फार्म हाउस के इस सेप्टिक टैंक पर बनी स्लैब की ताज़ा सीमेंट देख सभी के दिमाग में अनहोनी की आशंका बैठ गई। मुकेश के साथ ही पत्रकार ने पुलिस से स्लैब को फौरन तुड़वाने की अपील की और आखिरकार दोपहर 3 बजे पुलिस ने उस स्लैब को तुड़वाना शुरू किया। स्लैब के टूटने के बाद जब सेप्टिक टैंक खुलवाया गया तो मंजर देखकर सभी के होश उड़ गए, क्योंकि उस सेप्टिक टैंक के अंदर मुकेश चंद्राकर की लाश दफन थी। बॉडी की कंडीशन बता रही थी कि मुकेश की किस कदर बेरहमी से हत्या की गई थी। वहां मौजूद किसी ने भी आज से पहले इतना भयानक मंजर नहीं देखा था। कत्ल इतना बेदर्दी से किया गया था कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का कहना था कि उन्होंने अपने 12 साल के करियर में ऐसा केस आज तक नहीं देखा था। मुकेश का शरीर पानी में डूबने की वजह से फूल गया था। उसके सर पर 15 फ्रैक्चर थे, दिल और लीवर बुरी तरह से डैमेज था और शरीर की कई हड्डियां टूटी हुई थी। एक निडर ईमानदार जर्नलिस्ट का नक्सली प्रभावित रीजन में मर्डर हो सकता है आपको नॉर्मल लग रहा हो, लेकिन इस ब्रूटल मर्डर को असली सच, इसके पीछे की वजह और इसमें शामिल सभी लोगों के काले चिट्ठे के बारे में जब आपको पता चलेगा तो ना सिर्फ आपका खून खौल उठेगा, बल्कि कहीं ना कहीं यह तकलीफ भी होगी कि क्या सच का साथ देने वालों का ऐसा अंजाम भी हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को ना सिर्फ पूरा देखिए बल्कि सबसे शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि इन्हीं खुलासों को दुनिया के सामने लाने वाले मात्र 28 साल के मुकेश चंद्राकर ने इसकी कीमत अपनी जिंदगी से चुकाई है। मुकेश चंद्राकर का जन्म बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के बासागुड़ा गांव में हुआ था। मुकेश की जिंदगी बचपन से ही कठिनाइयों से जूझने लगी थी, क्योंकि मात्र 2 साल की उम्र में पिता को खो देने के बाद परिवार के इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी हो गई कि उनके पास दूध खरीदने तक के पैसे नहीं थे।
घर चलाने के लिए मुकेश की मां आंगनवाड़ी में काम करने लगी थी, लेकिन इतनी कम आय में दोनों बच्चों को पालना बेहद कठिन था। फिर भी जैसे तैसे खुद की इच्छाओं को मार उन्होंने दोनों बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी आने नहीं दी। जिस इलाके में चंद्राकर परिवार रहता था वहां नक्सलवाद बहुत फैला हुआ था और उनका आतंक अपने चरम पर था। आलम यह था कि जब गांव में युकेश और उनके दोस्त की पुलिस फोर्स में ज्वाइन करने की खबर फैली तो नक्सल उन दोनों को उठाकर ले गए और अपनी जन अदालत में जाकर दोनों को पेश कर दिया गया। इस जन अदालत के नाम पर नक्सली इंसान को या तो बेरहमी से पीटते या फिर मार डालते, जिसका किसी भी तरह से पुलिस से कोई कनेक्शन होता। जरा सोचिए, ऐसी जगह से वह माँ उन दोनों बच्चों की जान बचाकर उन्हें सही सलामत वापस ले आई थी। इस माँ की यही बहादुरी उनके दोनों बच्चों में भी थी और इस बात का सबूत आपको इस किस्से में मिलेगा। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के आतंक को रोकने के लिए वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने लोकल लोगों को सपोर्ट से सलवा जुडुम नाम का आंदोलन शुरू किया, पर धीरे धीरे सलवा जुडुम भी करप्ट हो गया और वही लोगों पर अत्याचार करने लगा। 2005 में नक्सलियों के साथ साथ सलवा जुडुम का भी टेरर बस्तर में हुआ था। जो सलवा जुडुम की बैठक में जाता उसे नक्सली टारगेट करते और जो उस बैठक में जाने से मना करते उसे सलवा जुडुम वाले मारते। सलवा जुडुम और नक्सलियों ने गांव को तबाह व तहस नहस कर दिया था और मजबूरी में चंद्राकर परिवार सलवा जुडुम के रिलीफ कैंप में रहने लगा, जहां उनकी जिंदगी और मुश्किलों से भर गई। हालत यह थी कि मुकेश मजबूरी में महुआ और इमली बीन कर बेचते और फिर उन्हीं पैसों से अपनी जरूरत का सामान खरीदते। जिंदगी में संकट वैसे भी कम नहीं थे, ऊपर से उनकी माँ को भी कैंसर की बीमारी के चलते गुजर गई। मुकेश और युकेश अब ये दो भाई एक दूसरे का सहारा थे। जहाँ मुकेश एक गैराज में ऐसे मैकेनिक का काम करने लगे, वहीं दूसरी तरफ युकेश फ्रीलांस जर्नलिज्म में अपना हाथ आजमा रहे थे। अपने बड़े भाई को जर्नलिस्ट में करियर बनाता देख मुकेश के दिल में भी इस प्रोफेशन में काम करने की इच्छा जागी और यही इच्छा धीरे धीरे अपने बड़े भाई के संयोग से उनका पैशन बन गई। वक्त बीता और मुकेश लोकल न्यूज के साथ साथ सहारा न्यूज 18 और एनडीटीवी जैसे बड़े चैनल्स के लिए भी फ्रीलांस जर्नलिस्ट काम करने लगे। मुकेश ने बेहद कम उम्र में ही बहुत कुछ देख लिया था और यही वजह थी कि वह वहां के हालात और लोगों की समस्याओं को ग्राउंड लेवल पर समझते थे और यही लाइफ एक्सपीरियंस उनके जर्नलिज्म में भी झलकता था। मुकेश ने सलवा जुडुम के लीडर्स को कॉन्ट्रैक्टर बन करप्शन करते देखा था। कम उम्र के लड़कों को बंदूक पकड़वाकर स्पेशल पुलिस ऑफिसर बनते देखा था। आपको ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन बस्तर जिले के बिगड़ते हालात भी मुकेश को नहीं रोक पाते और वे सीधा नक्सल टेरिटरी में जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते। एक बार तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जो आज तक किसी ने एक रिपोर्टर को करते नहीं देखा था। यह बात है साल 2021 की, जब नक्सलियों ने सीआरपीएफ कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह मनहाज को कैद कर लिया था और वह जल्द ही उन्हें जान से मारने वाले थे। आतंक ऐसा कि वहां की अथॉरिटी पुलिस किसी की भी नक्सलियों के इस इलाके में जाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन वह मुकेश थे जो अपनी जान की फिक्र किए बिना नक्सलियों के बीच जाकर उस कमांडो की जान बचा उन्हें अपनी बाइक पर बैठाकर वापस लाते हैं। चाहे नक्सलियों के चंगुल से कमांडो की जिंदगी बचानी हो या फिर किडनैप सब इंजीनियर को अपने पत्रकार साथियों की मदद से छुड़वाना हो, मुकेश के अंदर यह अटूट साहस और बहादुरी शायद उन्हें अपनी माँ से मिली थी। हंसमुख, खुश मिजाज और घूमने फिरने के शौकीन मुकेश को यारों का यार कहा जाता था और मुकेश अक्सर अपनी पत्रकारिता से ब्रेक लेकर कुछ जगह में है, एक जन्नत से निकल के दूसरे जन्नत में आए। वह लोगों की मदद करने को भी हमेशा तैयार रहते थे और वक्त बेवक्त उनके साथ डटकर खड़े रहते थे। यही वजह थी कि समय के साथ मुकेश का बस्तर जिले के लोगों और साथ ही साथ रिपोर्टर्स के बीच नाम बढ़ने लगा। मुकेश अपने जिले में फैले भ्रष्टाचार और समस्याओं को दुनिया के सामने खुल के लाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बस्तर जंक्शन नाम से अपना एक यूट्यूब चैनल भी खोला था, जिसमें हर एक वीडियो से उन्होंने सिस्टम और करप्शन की नींव हिलानी शुरू कर दी थी। खूबसूरत सा जंगल देख रहे हैं, पहाड़ियों की श्रृंखला देख रहे हैं। इसे तबाह करने के लिए सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक उन्होंने रिपोर्टिंग करके लोगों की समस्याओं को उजागर किया कि कैसे सिस्टम लोगों के लिए नहीं बल्कि खुद की जेब भरने के लिए बना है। एक साल पहले इस सड़क का निर्माण कार्य हुआ, बारिश हुई, बह गया पूरा का पूरा मुरुम मिट्टी। अब लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यकीन मानिएगा, जब आप इसका एस्टिमेट देखेंगे तो तय मानिएगा कि यहाँ 3 मीटर पक्के पुल का निर्माण हो चुका होगा दस्तावेजों में और उसका पूरा आहरण भुगतान हो चुका है। ठेकेदार के साथ सांठ-गांठ करके इंजीनियर, एसडीओ, ई तक इसमें सीधे तौर पे संलिप्त रहते हैं, शामिल रहते हैं और इस तरह के भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं, अपनी तिजोरी भरते हैं। मुकेश ने एक्सपोज किया कि कैसे भ्रष्टाचारी अपनी लूट के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। विभाग की एक और लापरवाही और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा देखिए, दिखाते हैं आपको। आइए, 50 लाख की लागत से पुल बनाया गया
और ये पहली ही बारिश में इस सड़क का निर्माण कार्य हुआ था और इसके साथ ही यहाँ पे एक पुल का निर्माण भी हुआ था, मगर वक्त के साथ भारी बारिश की वजह से वो पुल ढह गया करीब 2 साल पहले। और पिछले 2 सालों से ग्रामीण जो है लगातार जिम्मेदारों से गुहार लगाते रहे कि भैया इस पुल का निर्माण कार्य करवा दीजिए, क्योंकि आगे ढेर सारे गांव हैं और बहुत से लोगों के लिए यही सड़क जो है मुख्य मार्ग है। लेकिन जिम्मेदार हमेशा उदासीन रवैया अख्तियार करते इतना ही रहे। नहीं, मुकेश ने वहाँ के खस्ताहाल स्कूलों की तस्वीर भी सबके सामने रखी। शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकारें करोड़ों रुपए फूंक रही है, मगर धरातल पे हालात बिल्कुल विपरीत हैं, खराब हैं। बच्चे इसी तरह से पार करते हैं इस हिस्से को, इतने बुरे हालात हैं। स्कूल भवनों के जतन के लिए एक योजना ही चला दी थी पूर्ववर्ती सरकार ने, लेकिन स्कूल का जतन तो नहीं हो पाया। लेकिन संबंधित ठेकेदार, सब इंजीनियर, उस विभाग के अधिकारी और कई सफेद पोश लोगों का जतन जरूर हुआ है, तिजोरियां जरूर भरी गई हैं। मुकेश निडर होकर सच को बाहर ला रहे थे और उनकी इस रिपोर्टिंग का असर भी होने लगा। चाहे वो पुल हो या रोड, जहां पर भी प्रॉब्लम्स पॉइंट आउट होती वहां पर काम शुरू हो जाता, लेकिन इन सब से सिस्टम में बसे उन भ्रष्टाचारियों को नुकसान होने लगा था। इसलिए अब आए दिन मुकेश को धमकियां मिलने लगी, बट मुकेश पर इन सब धमकियों का कोई असर नहीं हुआ और वह अपने अंदाज में सच दिखाते रहे। लेकिन मुकेश को अंदाजा नहीं था कि सच की तह तक जाते जाते वह सिस्टम में बैठे एक ऐसे सांप के बिल में हाथ डालने वाले हैं जो उनके लिए काल बन जाएगा। 25 दिसंबर 2024 मुकेश छत्तीसगढ़ के प्रोजेक्ट में हुए घोटाले की रिपोर्ट तैयार कर रहे थे और एनडीटीवी छत्तीसगढ़ चैनल के लिए उन्हें अपनी सभी रिपोर्टिंग निर्देश के साथ इस प्रोजेक्ट को एक्सपोज करना शुरू किया। इस रिपोर्ट में बताया गया कि बीजापुर के गंगलम तक बन रही सड़क के निर्माण में काफी धांधली हुई है। 52 किलोमीटर लंबी बन रही सड़क का बजट पहले 56 करोड़ था, पर कॉन्ट्रैक्टर ने उसे बढ़वाकर 120 करोड़ करवा दिया। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में इतना घोटाला किया गया था कि कुछ ही दिनों में मात्र 1 किलोमीटर की रोड में 35 गड्ढे हो गए। रोड अभी पूरी बनी भी नहीं है और उखड़ना शुरू हो गई थी। क्वालिटी इतनी बदतर कि कोई चाहे तो हाथ से ही रोड को उखाड़ दे। क्या भ्रष्टाचार करने वाले पे और उसको संरक्षण देने वाले पर कोई कार्रवाई होगी? मुकेश ने इस रिपोर्ट को एक रिपोर्ट नहीं रहने दिया जो सरकारी दफ्तरों में धूल खाती रही, बल्कि इसे एक मुहिम, एक आंदोलन की तरह उठाया। इस मुहिम का असर भी पड़ा और मुकेश की यह गूंज दूर तक गई, क्योंकि जैसे यह रिपोर्ट पब्लिक हुई वैसे ही छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक इंक्वायरी कमेटी फॉर्म कर इस रिपोर्ट के आधार पर उस प्रोजेक्ट पर जांच बैठा दी। इस 52 किलोमीटर रोड प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर कोई और नहीं बल्कि सुरेश चंद्राकर था, जो मुकेश चंद्राकर का चचेरा भाई था। पुलिस अधिकारी के घर का रसोइया जो 10वीं पास भी नहीं था, वह जुगाड़ पानी से कॉन्ट्रैक्टर बनने के बाद आज करोड़ों के घोटाले कर रहा था। और ऐसे ही घोटाले कर उसने 2021 में सिर्फ अपनी शादी में ही 10 करोड़ से भी ज्यादा रुपए खर्च किए थे। शादी इतने ग्रैंड लेवल पर की गई जिसमें बड़े बड़े सेलेब्स को बुलाया गया और जिसमें विदाई BMW और हेलीकॉप्टर से कराई गई। बीजापुर में जहां लोगों के पास 2 वक्त के खाने के पैसे नहीं थे, वहां सुरेश चंद्राकर ने शादी में करोड़ों रुपए उड़ा दिए और उसकी शादी बीजापुर में सुर्खियों में छा गई। सुरेश चंद्राकर के अच्छे पॉलिटिक्स कनेक्शन थे और इन्हीं के साठगांठ से वो टेंडर हासिल कर करोड़ों के घोटाले करता था। पर मुकेश की तैयार की गई रिपोर्ट एनडीटीवी छत्तीसगढ़ में पब्लिश हो गई और सुरेश का रोड बनाने का घोटाला सबकी नजरों में आ गया। बात यहाँ 121 करोड़ की थी। सेंस मुकेश चचेरा भाई था, इसलिए सुरेश को सबसे ज्यादा खून उसी पर खौल रहा था। सुरेश ने पहले हर तरह से मामले को दबाने की कोशिश की, यहाँ तक अपनी इमेज को व्हाइट वॉश करने के लिए न्यूज़पेपर में अपनी तारीफों के पुल बांधते हुए एक आर्टिकल भी निकलवा दिया। लेकिन इस बार सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी, क्योंकि इस बार उसकी झूठ का पर्दाफाश मुकेश ने किया था, जिसके ईमान को खरीदना नामुमकिन था। और यहीं से सुरेश ने पूरी तैयारी से अपने 2 भाई दिनेश और रितेश के साथ मिलकर मुकेश को जान से मारने की साजिश रचनी शुरू कर दी। 31 दिसंबर 2024 को नए साल का जश्न मनाने के बहाने रितेश ने मुकेश को फार्म हाउस पर बुलाया, लेकिन मुकेश काम पर बिजी होने के चलते उस दिन नहीं जा पाया। इसलिए अगले दिन यानी 1 जनवरी 2025 को रितेश ने कॉल कर मुकेश को फिर से खाने के बहाने उसी फार्म हाउस पर बुलाया। देर रात जब मुकेश सुरेश के फार्म हाउस पर पहुंचा
तो वहां रितेश और फार्म हाउस का सुपरवाइजर महेंद्र मौजूद था। मुकेश को भनक भी नहीं थी कि अगले पल उसके साथ क्या होने वाला था, क्योंकि बात करते करते अचानक से दोनों ने लोहे की रॉड से मुकेश पर हमला बोल दिया। मुकेश ने दोनों से लड़ने की कोशिश भी की, जिसमें उसका हाथ टूट गया, लेकिन वो दोनों ही उस पर भारी साबित हुए और आयरन रॉड से उनके सर पर 15 बार वार कर दिया, उन्हें मौत के घाट उतार दिया। जरा सोचिए, मुकेश की हत्या करने वाले उसी के अपने भाई थे, जिनकी खुशियों में वह शामिल होता था। यह सब प्री प्लान था, इसलिए मौके पर सुरेश वहां पर नहीं था, लेकिन सब कुछ उसी के इशारों पर हो रहा था। हत्या करने के बाद सुरेश का दूसरा भाई दिनेश चंद्राकर वहां आया और मुकेश की लाश को वहां बने सेप्टिक टैंक में डलवा दिया। लाश को ठिकाने लगाने के बाद वह तीनों सुरेश के पास जगदलपुर पहुंचे, जहां सुरेश दिनेश से कहा कि वह वापस फार्म हाउस जाए और उस सेप्टिक टैंक पर सीमेंट से वो ढलाई करवा दे, ताकि ना बदबू बाहर आ पाए और ना ही किसी को उसकी लाश का पता चल पाए। इसलिए 2 तारीख को अगली सुबह दिनेश वापस जाकर सेप्टिक टैंक पर सीमेंट से स्लैब की ढलवाई करवा देता है। सुरेश जानता था कि मुकेश के गायब हो जाने के बाद पुलिस उसे जरूर ढूंढेगी और वह शक के घेरे में भी आ जाएगा, इसलिए वह बड़ी प्लानिंग से अपनी थार की नंबर प्लेट चेंज करवा रितेश को दिल्ली निकल जाने के लिए रायपुर भेज देता है। क्योंकि रितेश अक्सर दिल्ली जाता रहता था, तो किसी को यह लगेगा ही नहीं कि वो भागकर दिल्ली गया है। दिनेश और सुपरवाइजर महेंद्र वहीं बीजापुर में ही रुकते हैं और सुरेश बड़ी चालाकी से हॉस्पिटल में एडमिट अपने एक साथी से मिलने के बहाने हैदराबाद निकल जाता है। लेकिन हैदराबाद निकल जाने से पहले वह अपना एक गवार तैयार कर लेता है। वह जानबूझकर जगदलपुर में अपने एक दोस्त को कॉल कर बताता है कि वह अपने दोस्त को देखने हैदराबाद जा रहा है और अगर वह साथ में चलना चाहे तो चल सकता है। यह सब ड्रामा उसने इसलिए किया ताकि पुलिस जब इंक्वायरी करे तो ऐसा लगे कि वह इस वजह से वहां हैदराबाद गया हुआ था, ना कि छुप कर भागा है। 3 जनवरी को मुकेश की लाश मिलने के बाद पुलिस ने आखिरकार दिनेश और महेंद्र रोमटोक को बीजापुर से और रितेश को रायपुर से अरेस्ट किया, पर सुरेश अभी भी फरार था और उसको पकड़ने के लिए एसआईटी ने 200 सीसीटीवी खंगाले और 300 नंबर्स की लोकेशन ट्रेस की, जिसके बाद हैदराबाद में अपने ड्राइवर के घर में छुपे बैठे सुरेश को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ सवाल हैं जिनकी पुलिस को जांच करनी चाहिए, जैसे कि जिस फार्म हाउस में मुकेश कुमार को मारा गया वहां पर मजदूरों के रहने के लिए कमरे बने हैं, तो क्या उस दिन मजदूर वहां नहीं थे? और अगर थे तो किसी ने कुछ तो देखा सुना होगा। दूसरा, जब स्लैब्स ढलवाई गई तो क्या किसी मजदूर ने मुकेश की लाश नहीं देखी होगी? पैसे और डर से जुबान बंद करवाना आसान होता है, लेकिन फिर भी इस एंगल की जांच होनी चाहिए। फिलहाल रितेश और सुपरवाइजर राम टेके को प्राइम एक्सक्यूज माना गया है और सुरेश एवं दिनेश को प्राइम एक्सक्यूज बनाया जाएगा या नहीं, उन्हें क्या सजा मिलेगी यह तो वक्त ही बताएगा। और अनफॉर्चुनेटली वक्त से ज्यादा पैसा डिसाइड करेगा, जो सुरेश के पास बहुत ज्यादा है। हम बस उम्मीद करते हैं कि मुकेश चंद्राकर को इंसाफ मिले और सारे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, उन्हें किसी भी तरह से बख्शा ना जाए। मुकेश चंद्राकर सच की लड़ाई में शहीद हुआ यह पत्रकार, जो अपनी कलम अपनी आवाज के जरिए सिस्टम की खामियों को दुनिया के सामने लाना चाहता था, लेकिन उसी सिस्टम ने उसे ऐसे अंजाम पर पहुंचा दिया जिसे देख आज सच का साथ देने वाले हर शख्स की हिम्मत जवाब दी जाए। जहां एक तरफ मुकेश ईमानदारी से जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी कमा रहा था, वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार की दलदल में डूबा सुरेश चंद्राकर अपनी ऐशो आराम भरी जिंदगी जी रहा था। एक तरफ मुकेश अपने समाज और सच के लिए हर दिन लड़ता रहा, तो दूसरी तरफ सुकेश ने अपनी दौलत और मक्कार चालों से खुद को समाज सेवक बता डाला। और फिर आई वह तारीख जिस दिन जीवन का सबसे कड़वा सच सामने आया। बस्तर भास्कर के अखबार में एक बड़ा सा आर्टिकल छपा, जिसमें एक राइजिंग स्टार ऑफ छत्तीसगढ़ की कहानी लिखी गई, जिसमें वो स्टार मुकेश नहीं बल्कि सुरेश चंद्राकर था। एक भ्रष्ट और लालची खूनी व्यक्ति जिसने अपनी काली करतूतों को पीछे अपनी इमेज को एक सामाजिक योगदान देने वाले महान व्यक्ति की तरह चमका दिया। आर्टिकल का हर एक शब्द सुरेश का गुणगान करते यह बखान करता रहा कि कैसे उसने चुनौतियों का सामना किया, कैसे वह अपने क्षेत्र में योगदान दे रहा है और कैसे वह एक प्रेरणा स्रोत है। सोचिए, जिस शख्स के हाथ में खून से रंगे हों उसे समाज में ऐसा दर्जा वही मीडिया जगत दे रहा था, जहां उसी मीडिया वर्ल्ड से आने वाले मुकेश की हत्या इसी प्रेरणा स्रोत ने की थी। अगर सुरेश जैसे लोग प्रेरणा के स्रोत हैं तो मुकेश का क्या? मुकेश जो हर रोज अपने लोगों की आवाज बनने की कोशिश करता था,
जो सच्चाई के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ता था। कैसे सबने मिलकर उसके अस्तित्व को ही एक पल में धुंधला कर दिया। जरा सोचिए, आज भी ऐसे कई लोगों के अंदर का मुकेश जिंदा होगा जो सच के लिए लड़ना चाहता है, लेकिन सुरेश जैसे लोगों की दस्तक से डर जाता है और इसलिए कहीं ना कहीं वह कायर बन जाता है। बल्कि वह समझ चुका है कि अगर इस देश में वह सच और ईमानदारी के लिए लड़ाई लड़ना चाहेगा तो भी उसके सामने कोई नहीं आएगा, वह अपने आप को अकेला पाएगा। मैं जाते जाते आपको दुखी उदास नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी जाते जाते आपको एक भाई का अपने छोटे भाई के प्रति दर्द दिखाना चाहूँगी। कैसे वो सिस्टम से अनुरोध कर रहा है, कैसे वो सिस्टम के आगे गिड़गिड़ा रहा है, कैसे वो अपने भाई का बदला इंसाफ चाह रहा है। मेरे कलेजे का टुकड़ा है, मेरा बच्चा है। ऐसे धोखे बड़ा किया, जहां गलती किया दे तड़ातड़ पीटा हूं। कैमरा चलाना सिखाया हूं, कैमरा फेस करना सिखाया हूं, बोलना सिखाया हूं। उसने जो कार्य किए हैं ना, पूरी दुनिया गवाह। यहां कोई समझौता नहीं सर, नहीं सर। हाँ, फिर एक ही समझौता हो सकता है, कुल्हाड़ी लाई जाए, काट दिया जाए।